सेशन के डेटा स्ट्रक्चर्स 29 अगस्त के डेटा स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं। 8,312 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से। लगातार ट्रेंड अगर देखेंगे पिछले पूरे हफ्ते का, तो एफआईएस ने सीधे तौर पर बिकवाली ही बिकवाली की है और उसके ठीक सामने डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े आप देख पाएंगे। अभिषेक, जिस तरह का ट्रेंड हमने लास्ट वीक देखा, एक तो ट्रंकेटेड वीक था, मार्केट पार्टिसिपेशन कम था, ढेर सारी खबरें भी थी और उसी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी एक मंथ खत्म हुआ और दूसरी एक्सपायरी नई सीरीज की शुरुआत शुक्रवार को हमने की। सो एंटिसिपेटेड था कि वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन बिकवाली और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ते चले गए हम और क्लोजिंग जब हुई बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट सब कुछ कमजोरी दिखा रहे थे। स्ट्रैटेजी आज के लिए क्या होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए बाजार का ना स्ट्रक्चर कमज़ोर है और ये जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं ये निश्चित तौर पर आपको भरोसा देंगे, लेकिन हमारे अगर हम मैक्रोज की बात करें वो स्ट्रांग ही थे, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। ये तो है ना कि चलिए चेरी ऑन द टॉप ये वाली सिचुएशन है कि अच्छी हमारी ग्रोथ थी इमर्जिंग मार्केट्स में या फिर दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में, और ये और एक दमदार आंकड़ा आ गया। इसको लेकर तनाव तो था ही नहीं, टेंशन हमारी यही थी कि नहीं टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं थी, एफआई जिला लगातार बेच रहे थे और बाजार जो है बेयर ग्रिप से निकल पा नहीं रहा था। अब पिछले महीने अगर आप देखें अगस्त को, अगर आप नेट देखें तो निफ्टी में करीब करीब आधे से लेकर 0.25% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें वहाँ गिरावट ज़्यादा है, 3.5 से 4% के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी बैंक में देखी है। तो तनाव ये है। अब दो तीन चीज़ें जो हैं जरा इसको हम थोड़े थोड़े करके फिर से समझ लेते हैं। अब देखिए अमेरिका में ट्रंप को झटका लग तो गया है, लेकिन झटका लगने के साथ साथ अब ट्रंप हैं, ठीक है। ट्रंप अपने फैसले ले लें और उससे पीछे हट जाएं, ये हमने देखा नहीं है। ये बहुत रेयर होता है कि ट्रंप के स्टांस में कोई नरमी आ जाए। तो ट्रंप अब क्या करेंगे, सवाल ये है। ट्रंप कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, देखते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी मान लीजिए अगर ट्रंप को झटका लगता है, ट्रंप हो सकता कोई और रास्ता निकालेंगे। तो ये ओवरहैंग की ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ट्रंप शांत हो जाएंगे, इस बात को लेकर आसार थोड़े से कम हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि अब एसयू समिट हो रहा है और इस पर ट्रंप की भी नज़र होगी। ट्रंप नहीं चाहते कि ये ब्रिक्स वाले जो देश हैं वो किसी एक मंच पर आके कुछ आपसी हित की बात करें और डॉलर को चुनौती देने का काम करें। पीएम मोदी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, एक्सपोर्ट को लेकर जो हिट आ रहा है अमेरिका में उससे कैसे उभरा जाए, इकोनॉमी को कैसे क्वेश्चन दिया जाए। हमने देखा कि जापान गए, जापान में उन्होंने वहाँ के पीएम से मुलाकात की। अब ये बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट्स थे चीन के साथ और भी तमाम मसले थे, उसको हल करने की दिशा में कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इन कोशिशों से क्या भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा चीन में? मतलब ये एक बड़ा सवाल है। चीन खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, चीन खुद एक एक्सपोर्टिंग नेशन है और चीन के साथ हो सकता है कि हमारा डेफिसिट और बढ़ जाए। तो इस मोर्चे पर, एक्सपोर्ट के मोर्चे पर मुझे नहीं लगता कि नहीं कोई बहुत बड़ा बाजार चाइना में भारत के लिए खुलेगा। हाँ, एक मंच पर ये सारे के सारे देश आते हैं तो हो सकता है किसी और देश में थोड़े कुशन, थोड़ी राहत मिल जाए और ट्रंप को काउंटर करने का एक मौका मिल जाए वैश्विक मंच पर। लेकिन ये टैरिफ को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं, मुझे लगता है कि बाजार को थोड़ी अभी और परेशान करेंगी। और एक जो दिक्कत बाजार के लिए और है वो ये कि आप देखिए एफआईज लगातार बेच रहे हैं मानसी। एफआईज की बिकवाली पर किसी तरह की ब्रेक लग नहीं रही है। शुक्रवार को कैश में 8,300 करोड़ रुपए की बड़ी बिकवाली की एफआईज ने। अगर हम अगस्त के महीने में देखेंगे तो पिछले महीने यानी कि जुलाई में 47,000 करोड़ की सेलिंग थी। अगस्त में भी कमोबेश 46,902 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है एफआईज ने। तो एफआईज की बिकवाली पर कोई ब्रेक नहीं लग रही है और इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो है 8.5% के आसपास। हम एक लंबा अरसा बीत गया कि हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि कोई शॉर्ट कवरिंग आए, एफआईज अपनी पोजीशन को ट्रिम करें, लेकिन ये हो नहीं रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये देखिए चीन के आज ना फैक्ट्री एक्टिविटी के आंकड़े आए हैं और ये आए हैं अनुमान से ज्यादा। 5 महीने का सबसे फास्टेस्ट रफ्तार से, सबसे तेज रफ्तार से ये बढ़ी है। और अगर आप चीन के बाजार को देखेंगे तो हाल फिलहाल बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। तो एफआईएस के लिए ट्रिगर बन जाता है। एफआईएस को मान लीजिए अगर पैसे अपने डिप्लॉय करने हैं, एक तो तनाव यह है कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है थोड़ी एलिवेटेड है,
वो बॉन्ड यील्ड हो सकता है कि इस बार जो फेड की बैठक हो और फेड की बैठक में 0.25% दरें घटाने का अगर फैसला हो जाता है, जिसकी की उम्मीद है, मतलब मान के चल रहे हैं कि वो होने वाला है और बाजार उसको कहने की प्राइसिंग कर रहा होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे आएंगे, बॉन्ड से पैसा निकलेगा, वो इमर्जिंग मार्केट्स में जाएगा। लेकिन अगेन सवाल ये है कि इमर्जिंग मार्केट्स में फिर एफआईज के लिए बढ़िया विकल्प क्या होगा? क्या वो बाजार भारत होगा? देखिए, जीडीपी के आंकड़े नो डाउट बहुत अच्छा है, इसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। और हमने यहां पर देखा है कि रेगुलेटरी सपोर्ट भी रहा है, सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है कंजम्पशन को बूस्ट करने की। एक अच्छी चीज और होनी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक है 3 और 4 तारीख को, जिसमें कि हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि अब ये 2 दरें तो हो ही जाएंगी, तमाम चीजों पर जीएसटी कम आएगी, तो उसके बाद कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट मिलेगा, ये आगे होगा। लेकिन चीन एक बड़ा विकल्प होगा एफआईज के लिए, तो ये अभी आगे देखने वाली चीज होगी कि स्टांस क्या होता है एफआईज का, और क्या एफआईज का पैसा भारतीय बाजार में आएगा या नहीं आएगा, अगर आता भी तो कितना आता है, क्वांटम क्या होता है, ये तमाम चीजें हैं। और ये अनिश्चितता बाजार को मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ी सी ना, ये जीडीपी के आंकड़े देखिए बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और उसके चलते आप देखिए, आज मुझे लगता है कि सीमेंट वाले स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स, इंफ्रा वाले स्टॉक्स, ये फोकस में रहेंगे, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसमें क्लियरली दिखाया कि इन 2-3 सेक्टर्स में काफी ज्यादा आउटपुट में इंक्रीज है। तो ये सारे के सारे सिनेरियो बिल्ड हो रहे हैं। और आज की चाल एक बार देखते हैं बाजार की, क्योंकि तमाम, अगर हम आप सही कह रहे थे कि तमाम जो क्रूशियल जो सपोर्ट लेवल्स हैं बाजार ने उसको तोड़ा है। निफ्टी 100 डे ईएमए के नीचे है, निफ्टी बैंक की बात करें वो भी 100 डे ईएमए के नीचे है, और लगातार हम गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं। तो आज हो सकता है कि बाजार एक संकेत दे दे कि बाजार का इंटेंट क्या है। और दूसरी चीज क्या होगी कि 3-4 तारीख की जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हो जाएगी, उसके बाद बाजार थोड़ा सा निर्णायक भूमिका में आएगा कि आगे की चाल क्या होगी। अदरवाइज ये टैरिफ वाली जो तनाव है ना, ये बाजार को मानसी, मुझे लगता है कि अभी परेशान ये भी करने वाला है। थोड़ा एक्सपोर्ट पे जो हिट आएगा उससे इतनी जल्दी हम नहीं उभरेंगे। सबसे बड़ा आपका ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका ही था, तो आप अमेरिका को नजरअंदाज करके बाकी बाजार खोजने में थोड़ा समय तो लगेगा, और वो समय फिर बाजार भी लगेगा खुद को एडजस्ट करने में। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। बट ये है कि आज ये गिफ्ट निफ्टी आपको संकेत दे रहा है 30-35 अंक ऊपर खुलने के, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई उत्साह दिखा रहा हो। तो आज एक वैसा ही सेशन हम देखेंगे, और वेट एंड वॉच वाली स्थिति में कम से कम मुझे लगता है इंडेक्स को लेकर होना चाहिए कम से कम अगले 3 से 4 दिन तक। वेट एंड वॉच पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। बहुत अच्छा डेटा जो है डायरेक्टर साहब ने फायर किया है कि 50% टैरिफ है, लेकिन जो एक्चुअल इफेक्टिव है, नोमुरा का रिपोर्ट कहती है वो है 33.6%। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है, और जिस तरह ग्लोबल क्यूज़ में डेवलपमेंट आ रही है। लेकिन अभिषेक, निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? ऑफकोर्स देखे तो नेट जो है, जो गिरावट देखने तो ज़रूर मिल रही थी, और कुछ खास सपोर्ट प्राइवेट बैंक से नहीं आया। रिलायंस में भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखी भारी गिरावट आई, आईटी में भी जो है सपोर्ट नहीं देखने मिल रहा है। निफ्टी एज एन इंडेक्स यहाँ पे लगता है कि एक और कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। शरद, यहां से तेजी की उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है, और अगर तेजी होती भी है तो इस तेजी को राइड करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि देखिए, आप 3 दिन की गिरावट में निफ्टी करीब करीब 550 अंक टूट चुका है। और ये अभी क्या है ना कि मुझे लगता है कि ये जो बाजार है ये अभी सेल ऑन राइज का बाजार है। कब तक सेल ऑन राइज का रहेगा? मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी फिर से 25,000 या फिर जो प्रीवियस जो रीसेंट जो हाई से 25,153 के उसको नहीं पार कर लेता है, तब तक आपको उछाल में बिकवाली की ही रणनीति बाजार में अपना के चलनी चाहिए। क्योंकि ये फेडरल कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप थोड़े से ना भनभनाए होंगे। अभी वो क्या करते हैं, अब देखिए, ये 50% का टैरिफ, 33% का इफेक्टिव टैरिफ भारत पर जो नोमुरा की रिपोर्ट आई है, ये ज्यादा तो है। हम तो मान के चल रहे थे कि 10 से 15% के बीच का कुछ टैरिफ होगा। एक चीज और है शरद, जो पिछले दिनों जो कोशिशें हो रही थी ट्रंप की तरफ से युद्ध रुकवाने की रूस और यूक्रेन के बीच में, उसको थोड़ा झटका लगा है। हाल फिलहाल अभी खबरें आई हैं रॉयटर्स के हवाले से कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 12 ड्रोन्स को मार गिराए हैं। एक चीज और आई है कि यूक्रेन के कुछ पोर्ट थे जिसका मिलिट्री इस्तेमाल कर रही थी अपने लिए, उसको रूस ने टारगेट किया है।
जेलेंस्की का बयान आए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति का। उन्होंने कहा है कि हम रूस के अंदर जाकर कुछ अटैक्स करेंगे। तो ये मामला फिर से थोड़ा सा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये क्रूड की सप्लाई को लेकर थोड़े से कंसर्न्स पैदा करेगा, और अगर क्रूड स्पाइकअप होता है तो आपके लिए थोड़ी चिंता की बात होगी। तो एक चिंता ये है, रुपया हम देख रहे हैं कि लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है, ऑल टाइम लो पर है। तो ये इन चीजों का ना सुधारना जरूरी है। हमारे मैक्रोज अच्छे थे, मतलब पहले भी कोई दिक्कत की नहीं थी, हमारे टैक्स कलेक्शन अच्छे थे, हमारे महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर थी, हमारे यहाँ आरबीआई की तरफ से लगातार 3 पॉलिसी में 1% का रेट कट दिया गया, सरकार ने टैक्स को लेकर लोगों को राहत दी। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन बाजार उसको नजरअंदाज कर रहा था। तो एक डेटा आने के बाद मुझे लगता नहीं कि इससे बहुत माहौल सुधर जाएगा। जीएसटी के ट्रिगर को भी सोचिए बाजार ने कैसे एब्जॉर्ब कर लिया। हमने तेजी इसी लेवल से देखी थी, 24,600 के लेवल से हमने 25,150 के स्तर देखे, लेकिन वो सारी चीजें फिर ये न्यूट्रल हो गई टैरिफ के तनाव के चलते। और ये टैरिफ को लेकर डर नहीं है, डर ये है कि अनिश्चितता कब तक रहेगी ग्लोबल बाजारों में, ये सप्लाई चेन को लेकर कब तक हम दर देखेंगे, एक्सपोर्ट पर हम कब तक प्रभाव देखेंगे, क्योंकि चीन प्रभावित है, जापान प्रभावित है, भारत प्रभावित है, तमाम देश हैं। और ब्रिक्स को लेकर ट्रंप की जो तलखी है वो सामने वो दिख रही है। तो थोड़ा हो सकता है कि लोअर लेवल पर एक्टिव हो, थोड़ी तेजी आए, लेकिन 25,000 का लेवल आने के बाद ही बाजार में अपने जो मनोदशा है ना उसको सुधारना चाहिए। उसके बाद ही मुझे लगता है कि ये बुलिश होंगे। फिलहाल के लिए 53,500 निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी की बात करें 24,400 24,300 ये एक अहम सपोर्ट रेंज है। 24,600 मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। शॉर्ट करने की सलाह शरद अभी भी नहीं है, क्योंकि बाजार में काफी ज्यादा अनिश्चितता है, ट्रैप होने का डर है, कोई एक तरफ का मूव आ नहीं रहा है, बाजार भले ही गिर रहा है लेकिन वो कब रिवर्स हो जाए आपको पता नहीं है। ये जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो वोलेटिलिटी होती है, तो उसमें शॉर्ट करके थोड़ा फंसने का डर होता है। तो ये आप ध्यान रख के चलिए। लोअर लेवल से अगर कोई उछाल आता है तो मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का बाजार होगा। आगे हम एक्सपर्ट से और समझेंगे और ये इस महीने कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वगैरह के मौके बन रहे हैं नहीं बन रहे। अदरवाइज आपको पॉजिटिव या बुलिश तब होना है जब आप निफ्टी को 25,000 के ऊपर निकलते हुए देखें, क्योंकि जो देखिए तमाम बड़े जो शेयर्स हैं ना, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस भी टूट गया है, एजीएम में अच्छे ऐलान हुए हालांकि जियो के लिस्टिंग वगैरह को लेकर, लेकिन रिलायंस ने भी फिर सपोर्ट दिया नहीं। तो ये तमाम चीजें हैं, देखते हैं कि बाजार में आज क्या होता है। सेल ऑन राइज का ही बाजार दिख रहा है मुझे तो। एब्सोल्युटली अनिश्चितताएं हैं, और ये अनिश्चितताएं क्या और हावी होंगी या नहीं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। सेल ऑन राइज के एंटिसिपेशन स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट से और ज़्यादा समझेंगे, लेकिन पॉजिटिव 25,000 के ऊपर निफ्टी अगर आए तब इसे मानकर चलना है। तो फिर अभिषेक, बैंक निफ्टी को पॉजिटिव कब मानकर चलना है? क्योंकि लगातार 3 सेशन से बेंचमार्क्स में गिरावट है, लेकिन मुकाबला अगर करें और कंपैरिजन करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी दिखा रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की भी अगर बात करें, ठीक निफ्टी की ही तरह इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ते हुए बैंक निफ्टी भी 53,655 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 200 अंकों की गिरावट वहां पर हमने देखी थी। एब्सोल्यूट कह सकते हैं कमजोरी के स्तर हैं, और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को वहां पर भी हम देख रहे हैं टूटते हुए। मान से देखिए जो बड़ा विलन है तो निफ्टी बैंक ही है वो तो, क्योंकि हमने 56,000 के ऊपर के स्तर देखे और अब हम 54,000 के नीचे के स्तर देख रहे हैं। तो 2200-2300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में ऊपरी स्तरों से करीब 2200-2300 क्या लगभग करीब 2,500 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में आ गई है। और एक एक करके सारे के सारे सपोर्ट टूट रहे हैं, जो बड़े शेयर हैं वो सपोर्ट दे नहीं रहे हैं। तो जो मेन जो टेंशन है वो निफ्टी बैंक को लेकर है, और हम बार बार उम्मीद करके चल रहे हैं कि क्या त्योहारी सीजन में निफ्टी बैंक से सपोर्ट मिलना नहीं चाहिए, बाजार को मिलना तो चाहिए, लेकिन वो होते हुए हम देख नहीं रहे हैं। प्राइवेट बैंक चले थे तो अब वो कंसोलिडेशन वाले फेज में चले गए हैं या फिर गिरावट दिखा रहे हैं। सरकारी बैंकों का जोश भी खत्म होता नजर आ रहा है। एसबीआई की बात करें वो भी घूम फिर के 800 रुपए के आसपास आ जाता है। तो थोड़ा सा नटखट बच्चा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 12 शेयरों का ही है, और शुक्रवार को मैंने देखा कि 12 में से 10 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अब 53,500 के सपोर्ट को हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक बचा पाता है नहीं बचा पाता है। रेजिस्टेंस का स्तर 54,000 होगा, और 55,000 कम से कम जब आ जाए निफ्टी बैंक में तो भी फिर माहौल पॉजिटिव होगा। 3-4 दिन जब तक बाइंग लगातार निफ्टी बैंक में नहीं आती है मानसी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी बैंक को हाथ लगाना चाहिए। स्ट्रक्चर यहां पर काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है,
और निफ्टी पर जो प्रेशर बन रहा है उसके पीछे बड़ा हाथ वो निफ्टी बैंक का ही है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की ही आपको रणनीति अपना के चलनी चाहिए। अब यहाँ से शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की होगा, हालांकि लगातार गिरावट के ट्रेंड में है, लेकिन ये कब रिवर्स हो पता नहीं। आगे जीएसटी वाला फैसला खड़ा है या और ये सामने नवरात्र फिर दिवाली ये सब त्यौहार भी आएंगे, तो थोड़ा निफ्टी बैंक को, फाइनेंशियल्स को, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज को सपोर्ट करने का काम तो करेंगे। देखते हैं ये कब होता है, क्योंकि ये गिरावट थम नहीं रही है, दिक्कत की बात ये है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं फटाफट।